इधर निर्मला सीतारमण का बजट भाषण और उधर शेयर मार्केट में लाल निशान या फिर ये कह लीजिए कत्लेआम। दोस्तों, आज रविवार के दिन 1 फरवरी को जब बजट भाषण पढ़ रही थी निर्मला सीतारमण, तो विशेष रूप से शेयर मार्केट खोला गया था इस उम्मीद से कि कम से कम बजट से पॉजिटिव सेंटीमेंट लेकर शेयर मार्केट अपना जो कत्लेआम मचा हुआ है वहां लगातार लाल निशान पर है, लगातार गिरावट 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 देखने को शेयर मार्केट में मिल रही है, उसे भी इस बजट से कोई उम्मीद नहीं मिली। क्यों? क्योंकि एक्चुअली में इस बजट में कुछ था ही नहीं जिससे शेयर मार्केट पॉजिटिव सेंटीमेंट लेकर निकलता। करीब 1.5 घंटे का अपना बजट भाषण पढ़कर निर्मला सीतारमण ने भले ही मोदी जी की खूब सारी तालियां बटोर ली हो, लेकिन 1.5 घंटे के भाषण में 4-5 हेडलाइन के अलावा कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको मुख्यतः शेयर मार्केट पॉजिटिवली लेता। हालत यह है दोस्तों कि उधर निर्मला सीतारमण बजट भाषण पेश कर रही थी, लगातार पढ़ रही थी, और इधर शेयर मार्केट का क्या हाल था मैं आपको बताती हूँ। दोस्तों, जिस वक्त मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ उसके तुरंत अभी कुछ मिनटों पहले वित्त मंत्री ने बजट भाषण कंप्लीट किया है, और उस वक्त की हालत यह है कि शेयर मार्केट में निफ्टी जो है दोस्तों 50 पॉइंट नीचे कारोबार कर रहा है 25,400 पर। दोस्तों, सेंसेक्स का भी यही हाल है, 200 पॉइंट्स के आसपास 82,500 पॉइंट्स पर है सेंसेक्स। मतलब शेयर मार्केट में बिल्कुल कत्लेआम मचा हुआ है, लाल निशान शेयर मार्केट का। अगर आप पूरा ग्राफ देख रहे तो बिल्कुल रेड। और ये हालत तब है जब सोने और चांदी की तो हालत ही मत पूछिए दोस्तों, सोने और चांदी में तो लगा है आग लग गई है। आज जब निर्मला सीतारमण बजट भाषण पेश करने वाली थी उससे पहले ही मैंने आपके सामने एक खबर रख दी, क्योंकि मेरी कोशिश होती है दोस्तों कि लंबे चौड़े भाषणों में आपके मतलब की खबर ना छूट जाए। आज जब बजट भाषण पेश हो रहा था निर्मला सीतारमण का, तो गिरावट 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 का ऐसा दौर सोने और चांदी के दामों में देखने को मिल रहा था, जिसके बाद हालत खराब हो गई मार्केट की सोना चांदी कहां जाकर रुकेगा, इतनी जबरदस्त गिरावट। दोस्तों, पिछले 3 कारोबारी दिन से अगर आज का इंक्लूड कर लें तो चांदी करीब 1.5 लाख रुपए प्रति किलोग्राम सस्ता हो चुका है, 1.5 लाख रुपए प्रति किलोग्राम। और दूसरी ओर सोने का भाव भी संभल नहीं रहा है, सोने का भाव भी लगातार गिर रहा है, हर रोज भरभरा कर टूटते हुए जो सोने का भाव है दोस्तों उसमें करीब 9% की गिरावट आई है, और ये 13,000 रुपए से ज्यादा सस्ता हो चुका है। गोल्ड रेट बता रही हूं मैं आपको। और ये गिरावट लगातार जो है फ्राइडे भी देखी गई और अब संडे भी देखी गई। तो स्थितियां ये हैं दोस्तों मार्केट की कि निर्मला सीतारमण के भाषण से बिल्कुल भी मार्केट का सेंटीमेंट इंप्रूव नहीं हुआ। ये किसी भी हाल में शुभ संकेत नहीं है। अमूमन ऐसा होता नहीं है, जब भी बजट भाषण होता है तो मार्केट रेड से निकलकर ग्रीन निशान पे आता है। क्यों? क्योंकि सरकार बताती है कि वो कहां कितना खर्च करेगी, यहां इतना खर्च करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर पर हम इतना खर्च करेंगे, हेल्थ पर इतना खर्च करेंगे, एजुकेशन पे इतना खर्च करेंगे, टैक्स बेनिफिट्स ये देंगे, तो अमूमन मार्केट इससे प्रफुल्लित होता है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। इसके बहुत सारे रीजन है दोस्तों, क्योंकि भाषण में ऐसा कुछ था ही नहीं, एक बिल्कुल नॉर्मल प्लेन भाषण था। दूसरा, सरकार के पास देने के लिए करने के लिए कोई खास ऑप्शन नहीं था। जितना भी टैक्स में छूट वो दे सकती थी वो दे चुकी थी दोस्तों। पिछली बार के बजट में 12 लाख तक की टैक्स छूट मिल चुकी है, तो सरकार के पास अब टैक्स छूट में देने के लिए कोई स्कोप नहीं है। लेकिन हाँ, एक तरफ निर्मला सीतारमण ने प्रधानमंत्री मोदी की तालियां भी बटोरी, जहां पर वो फिस्कल डेफिसिट को लेकर बात कर रही थी कि फिस्कल डेफिसिट को लेकर जो हमारा कमिटमेंट था 4.5 के नीचे, वो वादा हमने पूरा किया। इसको लेकर उनको उनकी सरकार की खूब तालियां मिली। One of the main operational instruments for debt targeting is the fiscal deficit. I am happy to inform this august House that I fulfilled my commitment made in 2021-2022 to reduce fiscal deficit below 4.5% of GDP by 25-26. In RE 25-26, the fiscal deficit has been estimated at par with BE of 2025-26 at 4.4% of GDP. दोस्तों, इसके अलावा महिलाओं के लिए क्या है और कृषि सेक्टर का क्या हाल है और किस तरह इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च होगा, वो रूटीन भाषण है, उसमें कुछ भी ऐसा नया नहीं है जिसको आइकॉनिक या बहुत बड़ा ऐलान बताया जा सकता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, लगातार जो शेयर मार्केट की हालत है वो बहुत ही ज़्यादा खराब है। मतलब ये तो साफ है कि दोस्तों शेयर मार्केट को बजट पसंद नहीं आया है, शेयर मार्केट ने बजट को थम्स अप नहीं दिया है। अब ये सरकार पर है कि सरकार मार्केट का सेंटिमेंट कैसे इंप्रूव करती है। यहां पर मैं आपको बता दूं दोस्तों कि
बजट शुरू होने से पहले ही जब प्रियंका गांधी से पूछा गया कि उनको बजट से क्या उम्मीदें हैं, तो उन्होंने कहा था मुझे बजट से कोई खास उम्मीदें नहीं है। प्रधानमंत्री जाहिर तौर पर अपने बजट की तारीफ करेंगे उन्होंने की भी, लेकिन अब नजर सबकी ये रहेगी कि इस बजट से क्या मार्केट का सेंटिमेंट इंप्रूव हो पाता है, जो कि बहुत ज्यादा जरूरत है। हालांकि कुछ इंपॉर्टेंट ऐलान जो किए गए हैं वो मैं आपको बता देती हूँ दोस्तों। कैंसर की 17 दवाएं जो हैं वो सस्ती होंगी, बैटरी और विमानों का ईंधन सस्ता होगा, ऐसी जानकारी दी गई है बजट भाषण में। कुछ और ऐलान किए गए हैं, जैसे दोस्तों कैंसर सहित 7 दुर्लभ बीमारियां हैं जिनकी दवाएं सस्ती हो सकती हैं, ऐसी जानकारी मिली है। दोस्तों एक और अहम जो ऐलान किया गया वो डेटा और टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए भारत में क्लाउड कंपनियों के लिए 2047 तक टैक्स हॉलिडे का ऐलान किया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि छोटे टैक्स पेयर्स के लिए नियम आधारित ऑटोमेटेड प्रोसेस के लिए लोअर और नील रिडक्शन सर्टिफिकेशन उपलब्ध होगा और इसके जरिए उनको एक राहत मिल सकती है। तो जो भी कंपनियां भारत की कंपनियों से ये सर्विसेज लेती हैं उनके लिए राहत की बात है। इससे आप कह सकते हैं सरकार जो है विदेशी निवेश को आकर्षित करने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा एक और चीज़ मेंटल हेल्थ को लेकर खास ध्यान यहाँ पर जोर दिया गया है। लेकिन जैसा कि उम्मीद की जा रही थी दोस्तों कि चुनावी बजट रहेगा, तो पश्चिम बंगाल को लेकर तो कोई बहुत बड़ा ऐलान भी नहीं किया गया। हाँ, कुछ ऐलान किए गए तमिलनाडु को लेकर, जो नेशनल हाईवेज को लेकर बात की गई, जैसे 20 नए नेशनल हाईवे बनेंगे, 7 हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर्स बनेंगे, तो उसमें कई जगह तमिलनाडु का जिक्र है, जैसे चेन्नई बेंगलुरु में बनेगा, इसके अलावा हैदराबाद चेन्नई बनेगा। तो मैं ये भी नहीं कहूँगी कि पूरी तरह से तमिलनाडु में या पूरी तरह से पश्चिम बंगाल में इसको चुनावी बजट भी नहीं कहा जा सकता। हाँ, एक चीज की गई है दोस्तों कि तमिलनाडु, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और केरल को जोड़ने के लिए समर्पित रेयर अर्थ कॉरिडोर को प्रस्तावित किया गया है। उसके लिए कितनी राशि खर्च की जाएगी इसके बारे में तो खैर मुख्यतः कोई जानकारी नहीं है, लेकिन आप कह सकते हैं कि केरला और तमिलनाडु का यहाँ पर जिक्र था। पश्चिम बंगाल का बहुत ज्यादा जिक्र मुझे नहीं सुनाई दिया। कुल जमा बात यह है कि इस बजट भाषण के लंबे चौड़े बजट भाषण के जरिए निर्मला सीतारमण ने अपनी जो सीमित उनके पास विकल्प थे वो बताए कि भाई हमारे पास ज्यादा कुछ है नहीं देने के लिए। दोस्तों कॉर्पोरेट को इकोनॉमिक रिफॉर्म में सरकार ने एक तरह से बहुत बुरी तरह डांटा है कि जो कॉर्पोरेट है, जितनी टैक्स रिबेट उसको मिलती है, जितनी टैक्स छूट मिलती है और जितना फायदा उसको मिल रहा है सरकार से, उतना वो रोजगार नहीं दे पा रहा है। तो उस कॉर्पोरेट को लेकर क्या कोई रणनीति थी अलग से? ऐसा भी कुछ नहीं देखने को मिला। तो ये बहुत ही साधारण बजट मुझे लगा, बहुत ही साधारण, जिसको आइकॉनिक और मतलब विकसित भारत का संकल्प पूरा करने वाला बजट तो नहीं कहा जा सकता। लेकिन एक्चुअली में इस बजट के जरिए सरकार ने बताया कि उसके पास जो स्थितियां हैं, हालात जो बने हुए हैं उसके पास बहुत ही सीमित हैं। आपको ये बजट कैसा लगा दोस्तों? क्या आपके पास इस बजट में कुछ ऐसा था जिसको आप कह सकते हैं कि ये आइकॉनिक था? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें दोस्तों और सब्सक्राइब भी करें।